Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our one shot lecture series. आज फाइनली हमारे क्लास 12 का लास्ट चैप्टर का मैं वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आज के चैप्टर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और कुछ टॉपिक्स तो पोल्यूशन वगैरह के ऊपर है जिसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम डिटेल में समझेंगे, बाकी टॉपिक्स का ओवरव्यू देखेंगे। एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम याद दिला देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना है, नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना है, वहां पर एमएसटी सीटी 2025 का फोल्डर दिया होगा, उस फोल्डर पे आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। एक बार ऐप को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अगर किसी बच्चे को सीईटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है और वो सीरियसली सीईटी एग्जाम की तैयारी करवाना चाहता है तो वो हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर सकता है, दैट इज वरदान बैच 3.0। इस कोर्स में हम आपका डिटेल में पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर करते हैं, मतलब क्रैश कोर्स के फॉर्म में, प्लस टॉपिक के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाया जाता है। और अगर आप लोग वरदान बैच 3.0 ज्वाइन करते हो तो आपको मॉक टेस्ट वाला कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और किसी बच्चे को अगर लेक्चर नहीं देखना है, वो यूट्यूब से सारे लेक्चर्स देख रहा है, उसको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग सीईटी हो, नीट एग्जाम हो, जेईई हो या एमएसटी सीईटी हो, एक चीज याद रखो, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए आपका क्रैक नहीं होने वाला कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के साथ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सबसे पहले तो तीनों टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी यानी विविधता, वेराइटी। तो बहुत सारे वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखने मिलते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है, ईवीएस में भी पढ़ा है। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके उनका पॉपुलेशन बढ़ाना। और प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? सिर्फ किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर प्रोटेक्शन प्लस प्रोपोगेशन दो चीजों पे फोकस किया जाता है, यानी कि किसी एनिमल की स्पीशीज को आपने प्रोटेक्ट तो कर लिया लेकिन उसका पॉपुलेशन भी बढ़ाना है, दैट इज कंजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, इसमें हम उस पॉपुलेशन को या उस स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ाते। तो ये दोनों डिफरेंस है, ये याद रखो। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होता है? एनवायरमेंटल इश्यूज यानी वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी के एक्सप्लेनेशन से। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जिसके वजह से अपना इकोसिस्टम बनता है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें आपको बताई गई है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अलग अलग कैसे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स का साइज अलग अलग होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किसी का शेप अलग होगा, किसी का कलर, किसी का कोई फोटोट्रॉफिक होगा, कोई हेट्रोट्रॉफिक होगा, कोई पानी में रहता होगा, कोई लैंड पे, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई मोटाइल होता है, कोई नॉन मोटाइल होता है, जैसे ट्रीज नॉन मोटाइल होते हैं बट एनिमल्स मोटाइल होते हैं, उनके लाइफ साइकिल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से हमको ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अलग अलग डाइवर्सिटी कैसे दिखाते हैं और एनवायरमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आपको दिया गया है, इट इंक्लूड्स डिफरेंसेस इन द जीन्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज, the varieties and richness of all plants and animal species at different scales in a space. For example, local region, country and world and the type of ecosystem। मतलब क्या बोला गया है? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपको अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगह पर वो अलग अलग अडेप्टेशन दिखा रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड हमको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? वॉल्टर रोसेन ने किया था, लेकिन इसको फेमस किसने किया? एडवर्ड विल्सन ने किया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आज के डेट में हमको जो बायोडाइवर्सिटी देखने मिल रही है, ये जो अर्थ है, इतने सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं, ये एक दिन में तो नहीं बने। ये बनने में कितना टाइम लगा? हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये बनने में 3.5 बिलियन ईयर्स लगे और तब जाके हमारा आज का इकोसिस्टम तैयार हुआ है। अब इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के बीच में डाइवर्सिटी देखते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी एक ही स्पीशीज में क्या जीन्स अलग है, देन स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
ये देखो डाइवर्सिटी का टर्म दिया था वॉल्टर रोसेन ने, लेकिन फेमस किया एडवर्ड विल्सन ने। जब हम अलग अलग लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, यानी सेम स्पीशीज में बस जीन्स अलग अलग है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, रॉ वुल्फिया वोमेटोरिया, ये वाला जो प्लांट है ये अफ्रीका में मिलता है, और रॉ वुल्फिया सर्पेंशिया ये वाला जो प्लांट है ये इंडिया में मिलता है। अब इस प्लांट की खासियत क्या है, ये जो रॉ वुल्फिया सर्पेंशिया है जो हमको स्पेसिफिकली इंडिया में देखने के लिए मिलता है, वो भी हिमालयन रेंजेस में, ये प्रोड्यूस करता है एक स्पेशल कंपाउंड दैट इज रेसरपीन। ये रेसरपीन कंपाउंड की क्या खासियत है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने में, बीपी कंट्रोल करने में हेल्प किया जाता है। So this compound रेसरपीन it is found in Himalayan ranges, जो जिसके पास एक्टिव केमिकल्स है। अब अगर यही प्लांट तुम नॉर्मली पंजाब में उगाओगे तो तुमको ये केमिकल कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जो स्पीशीज है उसके अंदर जो जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। फिर आता है इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमको अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने मिलती है, प्लस इंडिविजुअल नंबर भी हमको देखने मिलता है, मतलब कि स्पीशीज इवननेस। अभी एक एग्जांपल लिया है वेस्टर्न घाट्स की, अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीशीज ज्यादा है, मतलब सुंदरबंस, और ईस्टर्न घाट्स में एनिमल कम है। लेकिन अगर हम वैलीज वगैरह की बात करें तो वो ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा है। इंडिया टॉप 15 कंट्रीज में से, इंडिया इज वन ऑफ द 15 नेशंस जिनके पास सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है। और तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, डेजर्ट्स, ये सारे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है। अभी वेस्टर्न घाट का एग्जांपल ले लो, वहां पर सुंदरबन वगैरह में तुमको कितना घना जंगल देखने मिलता है, झाड़ भी, एनिमल्स भी, जानवर भी, सब देखने मिलते हैं। और वही अगर हम लद्दाख रीजन में चले जाएं या फिर रन ऑफ कच्छ में चले जाएं तो वहां पर तो सूखा बंजर है या फिर बहुत ज्यादा ठंडी है, जहां पर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एक या दो स्पीशीज देखने को मिलेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी अभी पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो रही है। लेकिन पहले जो ये स्पीशीज थी ये काफी ज्यादा स्टेबल थी, और अभी जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, कल को ऐसा हो सकता है कि आने वाले 50 सालों में बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि उनका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो हमको यहाँ पर दो पैटर्न देखने मिलता है, एक लैटिट्यूड एल्टीट्यूड और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पैटर्न क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, मतलब अगर आप इक्वेटर को कंसिडर करते हो तो इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनरेज आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है। और जैसे जैसे आप इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन वाले रीजन में जाते हो तो टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एनवायरमेंट फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर स्पीशीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये देखो, साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि मोर इंटेंस सनलाइट, वार्म टेम्परेचर एंड ज्यादा रेनफॉल के वजह से ट्रॉपिक्स एज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंटीफुलनेस ऑफ दीज रीजन। मतलब अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें, टेम्परेट रीजन की, ट्रॉपिकल रीजन का एग्जांपल ले लो, टेम्परेट रीजन का एग्जांपल ले लो, यहाँ पर ना ज्यादा एनवायरमेंट फ्लक्चुएट नहीं होता, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऑर्गेनिजम्स बार बार माइग्रेशन नहीं दिखाते। सो fruits being available throughout the year in the rainforest, many variety of frugivorous organisms is seen in tropical regions and in temperate regions. ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेट रीजन में बारिश थोड़ी बहुत कम होती है, इसीलिए टेम्परेट रीजन में फ्रूट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स कम दिखेंगे, लेकिन बाकी के एनिमल ज्यादा दिखेंगे। ओके, अभी ये हो गया लैटिट्यूडनल रिलेशनशिप, यानी कि अर्थ के इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। अब अगर मैं ऑल्टीट्यूडनल रिलेशनशिप देखूं तो ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, वर्टिकल। अब जैसे जैसे आप अर्थ के पोलर रीजन्स में जाओगे तो यहाँ पर सनलाइट कम होती जाएगी और ठंडी बढ़ती जाएगी। अब वहां पर ठंडी ज्यादा होने की वजह से, हायर अल्टीट्यूड होने की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादा स्टेबल नहीं होता। देयर इज ऑलवेज चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ड्रास्टिक सीजनल वेरिएशंस, और इस वजह से स्पीशीज स्टेबल नहीं रह पाती। देखो, स्पीशीज को कहीं पर भी अगर स्टेबल रहना है तो उनको एनवायरनमेंट स्टेबल चाहिए। अगर एनवायरनमेंट बार बार बदलेगा तो वहां पर स्पीशीज अपना घर नहीं बसाएगी। इसीलिए ऑल्टीट्यूड रीजन में, यानी हाइट में, आपको ज्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने नहीं मिलते। पोलर रीजन वगैरह में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं देखने मिलते एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था, जर्मनी के एक नेचुरलिस्ट थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने हमको ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बोला था कि
कौन से एरिया में कितने स्पीशीज रहेंगे ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया है दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड साइज ऑफ द हैबिटेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या किया है, मतलब यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू क्या डाल देते हैं, CA। और ये जो Z है ये कांस्टेंट है, और ये जो Z है ये Z हमको स्लोप बताता है। अभी समझो आप इधर पे लॉग ऐड कर रहे हो, तो लॉग का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, log A इंटू बी इज इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है तो यहाँ पर एडिशन आ जाता है, बराबर, log A प्लस बी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, log A रेज टू b, ये जो पावर में होता है ये टर्म आगे आ जाता है, यानी कि b log A। तो यहाँ पर आपको यही दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो जब मैंने यहाँ पर log अप्लाई किया, जब मैं इसमें log अप्लाई करूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इधर प्लस की साइन आ जाएगी, और ये a के पावर में है तो ये पावर वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज योर लॉगरिथमिक स्केल, और ये जो हाइपरबोला कर्व है दिस इज योर नॉर्मल कैलकुलेशन। सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया क्या गया है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा आपको स्पीशीज देखने मिलेगा। अब ये लॉगरिथमिक कर्व है, मतलब यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला आएगा और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला आएगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी गलत है, इधर एस होना चाहिए, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पर सी आना चाहिए और यहाँ पर जेड आना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर z क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये वाली लाइन, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी में पूछा जाता है कि बड़े एरिया के लिए जो स्लोप की वैल्यू होती है वो 1 होती है, लेकिन अगर हम छोटे एरिया की बात करें तो वहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 टू 0.2। ओके, बट फॉर द लार्जर एरियाज द एंटायर कॉन्टिनेंट स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल एक्सिस, मतलब 1 रहेगा इसका वैल्यू। तो ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोगों ने ये निकाल के बनाया कि जहां पर जितना बड़ा एरिया है, आप कोई सिटी ले लो, स्टेट ले लो, कंट्री ले लो या कॉन्टिनेंट ले लो, जितना बड़ा एरिया होगा आपको उतनी ज्यादा स्पीशीज का इवननेस देखने मिलेगा, यानी स्पीशीज की रिचनेस देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज का डाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है, हमारे नेचर में अलग अलग टाइप के स्पीशीज होना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। अब यहाँ पर हमको दो हाइपोथेसिस पढ़नी है, एक प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस और एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस किसने दिया था, डेविड टिलमैन ने। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास अगर 10 पेड़ है, ठीक है, तो आपको 10 kg का बायोमास मिलेगा। अभी समझो इसमें से 10 ट्रीज में से आपने 2 ट्रीज कट कर दिए, आपके पास सिर्फ 8 ट्रीज बचे, लेकिन आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट है। तो प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि जब तक आपका बायोमास प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा तब तक आपकी जो स्पीशीज है वो स्टेबल रहेगी। अगर बायोमास प्रोडक्शन कम हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है, पॉल एलरिक करके एक इकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड से। ये इकोलॉजिस्ट का क्या कहना था, इन्होंने ना इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया। अभी इन्होंने जो बोला मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। समझो हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन के पास विंग्स होते हैं, आगे उसके पास व्हील होता है, फिर अलग अलग एरोप्लेन के अंदर डोर्स होते हैं, चेयर होती है, ठीक है, बहुत सारे हैंडल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हम इकोसिस्टम को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इकोसिस्टम को हम कंपेयर कर रहे हैं एरोप्लेन से, ठीक है। अभी एरोप्लेन के अंदर जो छोटे छोटे स्क्रू और नट्स वगैरह लगे होते हैं, जो स्क्रू लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम, रिवेट्स। तो इकोसिस्टम में अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, वैसे ही एरोप्लेन में अलग अलग टाइप के स्क्रूज और नट्स है। तो रिवेट्स को हमने कंपेयर किया स्पीशीज से। अभी देखो हमारे एरोप्लेन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका विंग्स, फिर उसका आगे का व्हील, फिर पायलट की जो चेयर होती है, फिर पायलट का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, व्हाटएवर दैट इज। तो ये जो नट्स होते हैं, ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं एरोप्लेन के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, तो अर्थवर्म स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज हैं जो की स्पीशीज होती है। तो देखो यहाँ पर अगर समझो कि एक एरोप्लेन का ना तुमने एक नट खोल दिया, अगर हमने विंग्स का एक भी नट खोल दिया तो विंग्स इम्बैलेंस हो जाएगी और फ्लाइट डगमगाने लगेगी। यानी कि आप इकोसिस्टम में कोई नॉर्मल सा नट खोलोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट स्क्रू ढीला हो गया तो एरोप्लेन का बैलेंस चला जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारे
स्पीशीज में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज है, अगर उसमें से एक स्पीशीज गायब हो गई और वो स्पीशीज अगर इंपॉर्टेंट निकली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी हिल जाएगा। तो अगर मैंने एक रिवेट निकाल दिया, एरोप्लेन का एक नट निकाल दिया, यानी कि अगर इकोसिस्टम में से एक स्पीशीज कम हो गई और वो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी देखो, आप कोई भी नॉर्मल नट निकालोगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अगर कोई नॉर्मल स्पीशीज एलिमिनेट हो रही है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई एक स्पीशीज एलिमिनेट हुई तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट निकली, मतलब अगर ये की स्पीशीज निकली, यानी कि अगर आपकी कुर्सी का नट ढीला हुआ है तो उससे एरोप्लेन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एरोप्लेन के ऑर्गन्स का नट ढीला हो गया तो फिर एरोप्लेन को प्रॉब्लम होगा। तो अगर विंग्स वाला नट अगर खुल गया, यानी अगर हमारे इकोसिस्टम में से की स्पीशीज खत्म हो गई, तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और फ्लाइट की सेफ्टी खतरे में आ जाएगी, यानी कि हमारा इकोसिस्टम का फंक्शन खतरे में आ जाएगा। तो पॉल एलरिक ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको एरोप्लेन और इकोसिस्टम को कंपेयर करके रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बताया और ये बताया कि इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के वेराइटी स्पीशीज होना क्यों जरूरी है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने हमको क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया कि क्यों हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग वेराइटी होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का करंट सिनारियो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करके रखा है, यानी उसका डेटा अपने पास है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म आपको आगे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग रीजन में से, स्पेशली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में से जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रुप्स हैं उनका पॉपुलेशन काउंट करके रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, अगर आपको पूछा गया कि सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंसेक्ट का होता है और उसके बाद फिर बाकी के एनिमल्स का आता है। और अगर प्लांट का पॉपुलेशन पूछा गया तो सबसे ज्यादा प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी डाइकॉट प्लांट्स। और अगर आपसे पूछा कि जितने भी स्पीशीज आपको पता है, प्लांट्स एनिमल्स सब मिला के, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स का है, सेकंड नंबर प्लांट्स का है, फिर फंगस, फिर प्रोटिस्ट और फिर बाकी के यू बैक्टीरिया। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में, सीईटी एग्जाम में आपको इसमें से कोई एक पाई चार्ट दिया जाएगा और आपको ऐसा लेबल करके क्वेश्चन मार्क दे देंगे कि बताओ ये वाला लेबल कौन सा है। अभी ये वाला पाई चार्ट नहीं देंगे, या तो ये वाला पाई चार्ट देंगे या तो ये वाला पाई चार्ट देंगे, और अगर ये दिया तो इसमें का इजी वाला लेबल करने बोलेंगे। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अभी देखो, हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन नेचर में 7 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल है। तो ये 7 मिलियन स्पीशीज में से हमने अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज एक्सप्लोर की है, बाकी के स्पीशीज तो अभी तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किए हैं। तो उसमें से भी ये जो 1.5 मिलियन स्पीशीज है, इसमें से इंडिया जो है ये 8.1% टोटल बायोडाइवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डाइवर्स कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। और इंडिया के पास टोटल लैंड कितनी है, 2.4%। उसमें हमारे पास 45,000 प्लांट स्पीशीज हमने डिस्कवर किए हैं और डबल नंबर ऑफ एनिमल वेराइटीज भी हमने डिस्कवर की है। अगर हम रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग चले, मतलब ये देखो यहाँ पर आपको बताया है कि रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको बताया कि अर्थ में 7 मिलियन स्पीशीज है। तो अगर हम रॉबर्ट मे के कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो हमने अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज एक्सप्लोर किया है, मतलब हमने सिर्फ 22% अपने नेचर का अभी तक एक्सप्लोर किया है, बाकी के एक्सप्लोरेशन अभी तक बाकी है। और ऐसा ना हो कि नेचर को एक्सप्लोर करने से पहले ही हम सब कुछ तबाह करके बैठ जाए, यानी डिफॉरेस्टेशन वगैरह करके बैठ जाए। हम इतनी तेजी से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि जो नेचुरल स्पीशीज है वो एलिमिनेट होते जा रही है। और कुछ कुछ लोग तो गलत फहमी की वजह से गलत ही डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कुछ नेचुरल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ना अंबोली घाट, महाराष्ट्र के अंबोली घाट में एक छिपकली देखी और उस छिपकली का डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह किया और उसको बोला कि ये स्पीशीज जो है ये स्पीशीज नॉर्मल स्पीशीज है, मतलब ये हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी वाला स्पीशीज है। लेकिन बाद में पता चला कि ये छिपकली अलग है, ये छिपकली हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी को बिलोंग करती ही नहीं है, ये स्पीशीज टोटली अलग है। और ये किसने बताया, महाराष्ट्र के ही एक साइंटिस्ट डॉक्टर वराड गिरी जो इंसेक्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बताया कि ये छिपकली हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी जैसी नहीं है, इस स्पीशीज के डीएनए प्रोफाइल्स और इस स्पीशीज का जेनेटिक जो है वो टोटली अलग है। तो बाद में जो छिपकली हमने इस कैटेगरी में डाल दी थी वो छिपकली एक्चुअली एकदम अलग निकली, तो उस छिपकली का नया नाम रखा गया। और क्या नाम रखा गया उसका, हेमिडेक्टाइलिस वराडगिरी, यानी जो साइंटिस्ट थे उनका ही नाम उनको दे दिया गया। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो स्पीशीज आप गलत आइडेंटिफाई किए थे वो स्पीशीज तो इंडिया में मिलती ही नहीं है, जबकि ये न्यू स्पीशीज है।
तो ये अवेयरनेस और ये नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो, सही है कि गलत है, ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस अलग अलग टाइप का होता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन यानी जंगल में आग वगैरह लग जाने से, मास एक्सटिंक्शन मतलब एक ही बार में पूरा का पूरा तबाही मच जाना, अपने आप गायब हो जाना स्पीशीज, और मैनमेड एक्सटिंक्शन यानी हमारे वजह से जो नुकसान होता है, जैसे हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, जंगल को काट काट के वहां पर रहने के लिए रिजॉर्ट और होटल्स बनाते हैं, वो सब मैनमेड इसमें आता है। अब यहाँ पर आपको 6 अलग अलग एक्सटिंक्शंस का एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम में पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर 5 ही है, बट न्यू वाली जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें 6 है, तो आप वो 6 वाला देख लेना टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमने इन ऑर्गेनिजम्स को अभी से सेफ नहीं किया तो हमारा जो पॉपुलेशन है ना एनिमल्स का, वो 1000 गुना तेजी से डिस्ट्रॉय होने वाला है। मतलब हमने ऑलरेडी 50% ऑर्गेनिजम्स तो शायद लूज कर भी दिए है, लेकिन अगर हमने अभी नेचर को बैलेंस नहीं किया तो बहुत ही जल्द हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी स्पीशीज गायब कैसे होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के रीजंस क्या क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 रीजन है, और ये चारों रीजन बहुत ही खतरनाक रीजन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इविल। इविल यानी कि डेंजरस, और क्वार्टाट मतलब 4 रीजन। पहला रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर हम एनिमल्स से उनका घर छीन लेंगे तो फिर वो एनिमल्स रहने के लिए कहाँ जाएंगे? अगर आप उनसे उनका लोकल हैबिटेट छीन लोगे अपना घर बनाने के लिए या माइग्रेशन करने के लिए, तो फिर एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तुमने उनका घर छीन लिया, अब उनके पास रहने का घर नहीं है, और फिर जब वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो भी वो एनिमल्स एक साथ नहीं रह सकते। अभी जैसे पेंगुइन्स का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर मेल पेंगुइन कहीं चला गया तो फीमेल पेंगुइन नहीं रह पाती है, फीमेल पेंगुइन अगर चली गई तो मेल पेंगुइन नहीं रह पाते, डेथ हो जाती है। तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यानी एनिमल्स को उनसे दूर कर देना, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कि क्यों बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये पहले 14% था और अब ये 6% और 6% पे आ गया है। मतलब सोचो कि कितना ज्यादा हमारा इकोसिस्टम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक बर्ड है इंडियन बस्टर्ड मालढोक। ये बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इसकी बहुत सारी स्पीशीज कम है। ये बर्ड सिर्फ हमको ना प्रॉपर ग्रासलैंड एरिया में देखने मिलता है जहां पे बहुत हरियाली होती है। तो ये बर्ड पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, लेकिन 2018 में ये महाराष्ट्र से एक्सटिंक्ट हो चुका है, और अब ये बर्ड सिर्फ राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। और ये बर्ड कैसे एक्सटिंक्ट हुआ? हंटिंग करने के वजह से। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई स्पीशीज गायब हो जाना, उसको बोलते हैं लोकल एक्सटिंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इविल क्वार्टेट का? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी एनिमल को आप उनको हद से ज्यादा अगर एक्सप्लॉइट करोगे, उनका इस्तेमाल करोगे, तो वो एनिमल्स गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पिजन खत्म हो गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अगर समझो जो स्पीशीज आपके एरिया की नहीं है और वो आपकी कम्युनिटी में आ जाए, तो वो न्यू स्पीशीज के वजह से वहां पर रहने वाले जो पुराने स्पीशीज है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, और न्यू स्पीशीज को कैसे मारना है ये पुराने स्पीशीज को पता नहीं चलता, तो न्यू स्पीशीज उनको मार देती है पुराने स्पीशीज को। अभी जैसे कोरोना वायरस जब अपने कंट्री में आया तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वायरस को कैसे ठीक किया जाए, और उस वायरस को ठीक कैसे किया जाए, जब तक ये समझ में आया तब तक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो किसी भी न्यू स्पीशीज के वजह से पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है, क्योंकि उस न्यू स्पीशीज को हैंडल कैसे करना है वो अपने को पता नहीं चल पाता। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद न्यू स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनिज्म गायब हुआ तो उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज होते हैं, अगर हमने ट्रीज को कट कर दिया तो उस ट्री पे रहने वाले बर्ड्स, इंसेक्ट वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए फ्रूट्स नहीं है। रोबोट मूवी जो है ना 2.0 अक्षय कुमार वाली जो मूवी है, उसमें यही बताया गया है। हम झाड़ कट करके मोबाइल के टावर्स बांधते जा रहे हैं। अब बर्ड्स को खड़े होने के लिए या बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती, क्योंकि हमने झाड़ काट दिए हैं। तो वो बेचारे बर्ड मोबाइल टावर के वायर पे बैठते हैं और उसके रेडिएशन की वजह से मर जाते हैं, जिस वजह से बर्ड्स का पॉपुलेशन खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर एक स्पीशीज खत्म होगी तो उसकी वजह से दूसरी स्पीशीज ऑटोमेटिकली खत्म होगी। हम ट्रीज काटेंगे तो बर्ड्स का पॉपुलेशन कम होगा, दैट इज को एक्सटिंक्शन, एक की वजह से दूसरा खत्म होना। तो यहाँ पर जब हम स्पीशीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो डेटा बनाया जाता है वो डेटा अलग अलग कैटेगरी में इनपुट किया जाता है। अभी जैसे समझो जो स्पीशीज खत्म हो गई है उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं, और जिन स्पीशीज के गिने चुने मेंबर्स बचे हैं 10 मेंबर्स या 20 मेंबर्स पूरी दुनिया में, तो उनको हम जू में या फिर केज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब इनको हमने केज में प्रोटेक्ट करके रखा है, कैप्टिव बना के रखा है।
जो स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी जिनके गिन चुन के सिर्फ 50 मेंबर्स है, तो ऐसी स्पीशीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। इनको लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इनका पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान दिया जा रहा है। जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है, यानी ऐसी स्पीशीज जिनका 50% पॉपुलेशन खत्म हो चुका है और 50% पॉपुलेशन बचा है, तो इनको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज, यानी कि इनका 30% पॉपुलेशन कम हुआ है, 70% पॉपुलेशन अभी है, अगर हमने इनको प्रोटेक्ट किया तो ये स्पीशीज अभी भी बच सकती है। नियरली थ्रेटन्ड स्पीशीज में भी सेम, आपकी स्पीशीज अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे करके उनपे खतरा आ रहा है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करो। लीस्ट कंसर्न स्पीशीज मतलब जिन स्पीशीज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डेटा डेफिशिएंट मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके बारे में हमारे पास ज्यादा डेटा ही नहीं है। एंड नॉट इवेल्युएटेड मतलब ऐसी स्पीशीज 1.9 मिलियन स्पीशीज जो IUCN ने रिकॉर्ड तो की है लेकिन उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास, तो ये वाले स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्पीशीज तो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में आता है। सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अभी ये जो स्पीशीज का पॉपुलेशन होता है, ये स्पीशीज का पॉपुलेशन हम कहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते हैं? एक बुक होती है, रेड लिस्ट बोलते हैं उसको, या फिर रेड डेटा बुक बोलते हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये लोग जहां पर अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको रेड लिस्ट बोलते हैं। इसको रेड नाम क्यों दिया है? क्योंकि रेड मतलब खतरा, मतलब ये स्पीशीज डेंजर में है, ये स्पीशीज खत्म हो चुकी है। जो खत्म हो चुकी है उसको ब्लैक, पर्पल ऐसा कलर दिया है, जो डेंजर में है उसको रेड कलर दिया है, फिर ऑरेंज। मतलब अलग अलग कलर की मदद से आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है कि उसका पॉपुलेशन का लेवल कितना कम हो रहा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ऑलराइट, तो अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि कंजर्वेशन क्यों करना है और कैसे करना है। सबसे पहली बात, तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना और उसके पॉपुलेशन को और ज्यादा एनहांस करना या उसको डेवलप करना। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्यों किया जाना चाहिए? व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसके 3 रीजन है। पहला रीजन है नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, और तीसरा रीजन है एथिकल आर्ग्यूमेंट। अब अगर हम नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज की बात करें, आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको यही सारी चीजें दी गई है जो मैं बताने जा रही हूँ। नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? देखो, नेचर से हमको हर एक चीज का कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। तो छोटे छोटे चीजें जो नेचर से हम रोज यूज करते हैं पर हमको पता ही नहीं चलता कि अरे ये सब तो अपने को नेचर से मिल रहा है, जैसे कि फूड, फायरवुड, फाइबर, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमको नेचर से मिलती है, लेकिन रोज डेली लाइफ में ये यूज होती है, इसीलिए हम भूल जाते हैं कि नेचर का ये भी यूज है, यानी इकोसिस्टम इसलिए भी यूज होता है। तो ये पहला रीजन है कि नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेस हैं, इसीलिए हमको नेचर को कंजर्व करना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेस, यानी कि नेचर से हमको ऐसी चीजें मिलती है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है और हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 20% पूरे वर्ल्ड का ऑक्सीजन जो है उसमें से 20% ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट से आता है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा जंगल है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। पॉलिनेशन की मदद से हमारे बीज, बर्ड्स, बैट्स को खाना भी मिल जाता है, प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, पॉलिनेशन प्रोसेस भी हो जाता है। और फिर वो जो एक एस्थेटिक प्लेजर का मजा है, लोग तो फिर इतने दूर दूर तक ऊटी, मसूरी, हिमालय सिर्फ एस्थेटिक के लिए और इनर पीस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रैवल करते हैं। तो ये एस्थेटिक भी मेंटेन करनी जरूरी है अगर हम नेचर की बात करें, और ये आपकी जनरेशन से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता कि एस्थेटिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करेक्ट? ओके, तो ये है अपने ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज। देखो, ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटिन्यूअस पोल्यूशन की वजह से आपको भी पता है कि अभी कुछ साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तभी अमेज़न के में आग लग गई थी ब्राजील में, और बहुत सारे जंगल जो है, बहुत सारे पेड़ जो है वो जल चुके थे। तो इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचर का एस्थेटिक्स मेंटेन करके रखें। और तीसरा रीजन आता है एथिकल रीजन। एथिकल रीजन मतलब क्या होता है? लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं पेड़ों के साथ। जैसे कि वट सावित्री की जो पूजा होती है, लोग वट सावित्री की पूर्णिमा में बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और प्रे करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स की उम्र लंबी रहे। मूवी में ऐसा बताते हैं कि हस्बैंड के लिए वो व्रत रखा जाता है, बट एक्चुअली में वो फैमिली मेंबर्स के लिए रखा जाता है कि जितनी उम्र इस पेड़ की है उतनी उम्र हमारे फैमिली वालों की भी रहे। बस उसी चीज को याद में रखते हुए किसी भी पेड़ पूजा की जब आप पेड़ पौधे की जब आप पूजा करते हो तो उससे आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। दैट इज एथिकल रीजन। और नेचर ने ह्यूमंस को बनाया है तो नेचर ने ही प्लांट्स को बनाया है और एनिमल्स को बनाया है। जितना राइट हमें है इस अर्थ पे रहने का, उतना ही राइट इन
नॉन स्पीकिंग ऑर्गेनिजम्स को भी है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते पर इनका भी उतना ही हक बनता है। कैसे कंजर्व किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी, ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रीड करके जाना है। दो तरीका होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हो, यानी किसी जंगल में, किसी नेशनल पार्क में, किसी फॉरेस्ट में, जब आप ऑर्गेनिज्म को उसके खुद के घर में प्रोटेक्ट करते हो, किसी जू में या किसी आर्टिफिशियल जू में नहीं, आप उसको उसके ओरिजिनल जगह पे जब प्रोटेक्ट करते हो तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है कि हमारे अर्थ पे ना 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी खास जगह जहां पर आपको बहुत सारा ग्रीनरी देखने को मिलेगा, ऐसी लोकेशंस को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो पूरे अर्थ पे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4। और उन 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का आपको नाम याद रखना है। हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट जहां सुंदरबंस है, देन इंडो बर्मा रीजन, सुंदालैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन सिटू कंजर्वेशन का और एक एग्जांपल है जहां पर आप अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चरल मेथड्स को प्रिजर्व करते हो। ये पैराग्राफ आपके सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने नेशनल पार्क है, कितनी सेंचुरीज है एटसेट्रा। 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, तो 34 हॉटस्पॉट्स है। और इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा था। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए पूरा चैप्टर छोड़ दो, लेकिन इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन करके जाओ। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, हाँ ये देखो, ये इन सिटू कंजर्वेशन में हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हम सेक्रेड ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना बरगद के पेड़ का, वट सावित्री के दिन पूजा करते हैं, तो हम उस पेड़ को भगवान मानते हैं। अभी एकदम लेटेस्ट मूवी जो आई थी कंतारा 1 कंतारा 2, उस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो जो जंगल है, उस जंगल में उनके देवता वास करते हैं और उस जंगल की प्रोटेक्शन करना ही ये वहां के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो लोग उन झाड़ को झाड़ नहीं समझते, वो लोग उन पेड़ पौधों और जानवरों को अपना भगवान समझते हैं। दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। और ऐसे ही सेक्रेड ग्रुप्स हमको इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लोकेशन में देखने मिलता है। ये पैराग्राफ आपको सीईटी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जिन स्पीशीज का पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा खतरे में है, तो ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इनको बचाकर जू में रखना पड़ता है या पिंजरे में रखना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल आएगा क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, ये सारे अपने एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, और 2 ऐसी एग्जांपल्स बताओ जहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो एक क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई है, फिर सीड बैंक जो है, यहाँ पर हम अपने सीड्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में पूछा था, ये वाला पैराग्राफ, कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे टेक्निक्स की मदद से भी हम एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंडा, फिर उस अंडे को प्रिजर्व करके रखना लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस में। ये सारे मेथड एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर अकीरा मियावाकी मेथड क्या था कि प्लांट को ना स्टार्टिंग से कम सनलाइट में ग्रो होने की आदत डालो, ताकि जब क्रिटिकल कंडीशन आए तो वो कम सनलाइट और कम रिसोर्सेस में भी ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सके। बस यही था डॉक्टर अकीरा मियावाकी का मेथड। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट यहाँ पर क्या बताया गया है, ये एक्ट रियो डे जनेरियो में साइन किया गया था 1992 में, और इसी के साथ और एक एक्ट पास किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के साथ, एक है सीबीडी एक्ट, कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन 2002। तो यहाँ पर जो रेगुलेशंस है, इन रेगुलेशंस में क्या बोला गया है कि अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी रिसर्च या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको सिस्टम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर परमिशंस लेनी पड़ेगी। अगर समझो कि आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो या नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और अगर आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको बीएमसी की परमिशन चाहिए। अगर आपने बिना पूछे किसी भी नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाया, चाहे आप फॉरेनर हो चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पास जो परमिशन होती है वो सिविल कोर्ट के पावर के बराबर होती है, यानी अगर आपने बिना परमिशन लिए कुछ किया तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको 10 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। राहीबाई पोपरे के बारे में क्या बताया गया है कि ये महाराष्ट्र में रहने वाली एक ऐसी लेडी है जिनके पास 54 क्रॉप्स के 116 वैरायटी के अलग अलग टाइप के सीड्स है। इन्होंने सिर्फ सीड को प्रिजर्व नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने जैसी बहुत सारी औरतों को, बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट, मेडिकल नहीं एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को
ट्रेन किया कि आप कैसे अलग अलग टाइप के वैरायटी के सीड्स को एनहांस कर सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो। और इसीलिए इनको वर्ल्ड के बीबीसी लिस्ट में सिर्फ 3 टॉप इंडियन वुमेन थी, उनमें से एक राहीबाई पोपरे थी, 2018 की जो बीबीसी लिस्ट आती है। और इनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था 2020 में। ओके, अभी एनवायरमेंटल इश्यूज ये तो एक एक बार सिर्फ रीड करके जाओ, वाटर पोल्यूशन क्या होता है और कौन सा एक्ट पास किया गया था। मतलब यहाँ पर पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या बताया गया है कि कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। ओके, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है एक बार सिर्फ रीड कर लो, मैं ये नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है एक बार रीड करो। हाँ, ये देखो कि कौन से पार्टिकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है। जब भी हम प्लास्टिक जलाते हैं या कोई भी चीज जब आप जलाते हो तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हवा में निकलते हैं, अगर उनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम हुई तो उसको हम पोल्यूटेंट घोषित कर देते हैं। और ये पोल्यूटेंट हमारे लंग्स में घुस के हमें इरिटेट करते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। स्मोक, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें भी हमारे पोल्यूटेंट्स में आ सकती है। अब यहाँ पर ये जो गैसियस पोल्यूटेंट दिया है ना, ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि गैसियस पोल्यूटेंट स्पेसिफिकली कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको मुंह में ऐसे ही बैठा रहना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हमने पढ़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे अपने गैसियस पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस गैस है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ इंटरफेयर करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह भी काफी लंग्स को डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, अभी इनको कम करने के लिए हम अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज करते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है, ये हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बेसिस पे चलता है। दूसरा है एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, ये वेट पैकेजिंग मटेरियल से बनाया जाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करता है। दिस रिमूव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस रिमूव्स सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये मोटर व्हीकल्स में लगाया जाता है, ब्रूम ब्रूम, क्योंकि ये लेड वगैरह को रिमूव करता है, लेड विद पेट्रोल एंड इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। व्हीकल एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिल्ली में इतना गंदा पोल्यूशन रहता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन रहता है कि लोग वहां पर अस्थमा से काफी ज्यादा सफर करते हैं और बच्चों को तो स्कूल की छुट्टी भी दी जाती है पोल्यूशन के वजह से। तो ये पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ नया नया सिस्टम आते रहता है। ठीक है, कोल्ड वेदर में भी स्मॉग वगैरह होते रहता है, ब्ला ब्ला, ये सब एक बार रीड कर लो। नॉइज पोल्यूशन में भी सेम, नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था दैट इज 1981 में बनाया गया था, और नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के अंडर ही आता है। अभी ज्यादा हाई लेवल का साउंड सुनने से क्या होता है, 150 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड हमने सुना तो उससे क्या होता है, या फिर कोई प्लेन जब टेक ऑफ करती है तो उसके साउंड से क्या होता है, हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है या हमारा परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। कॉमन सोर्सेस क्या है नॉइज पोल्यूशन के, मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स और स्कूल के एरिया के आसपास आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि डू नॉट ब्लो योर हॉर्न, या ऐसे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल बनाया है कि फायर क्रैकर्स या लाउड स्पीकर जो है वो रात को 10 बजे के बाद नहीं बजने चाहिए, ये स्ट्रिक्ट रूल है और ये सब जगह ऑलमोस्ट फॉलो होता है। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है वो पानी सीधा सीधा अगर हमने वाटर बॉडीज में डाल दिया तो उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, स्मेल आती है और अलग अलग टाइप के पैथोजेंस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो डायरेक्ट वाटर ना रिलीज किया जाए इसके लिए वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 फॉलो किया जाता है। अगर डोमेस्टिक सीवेज या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की हम बात करें तो जो गटर का पानी होता है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से अलगे का लोड बढ़ जाता है। ये देखो ऑक्सीजन डिमांड को हम मिलीग्राम्स पर लीटर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस पानी में जो भी कचरा है उस कचरे को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो जो भी कचरा हमारे पानी में है उस कचरे को, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना जिसमें कार्बन है, उस कार्बन को हम डिकम्पोज करके उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं। पर उसके वजह से क्या होता है, अभी ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक खाना मिल रहा है तो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा। ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ता है मतलब अलगे वगैरह की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है पता है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। जब आपके पानी में अचानक से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो आपके पानी के ऊपर ना एक काई की लेयर जम जाती है। अभी ये अपना पानी है और इसके ऊपर काई की लेयर जम गई है। अब इसके वजह से क्या होगा, अंदर ना तो सनलाइट जा पाएगा ना तो ऑक्सीजन जा पाएगा। सनलाइट भी ब्लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन भी ब्लॉक हो जाता है, तो अंदर लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ते जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके प्लांट्स मरने लग जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक प्लांट्स को लाइट नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।
तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पानी में प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होने लग जाता है और पानी में से बहुत गंदा स्मेल आने लगता है, क्योंकि ऊपर काई की परत इतनी ज्यादा जम गई है कि अंदर सारी मछलियां, सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं और फिर उस पानी में से बहुत सड़ी हुई स्मेल आती है, क्योंकि अंदर सब कुछ मर गए हैं तो सड़ा हुआ ही स्मेल आएगा और फिर वो पानी दिखने में एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन और एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मतलब पानी में ज्यादा केमिकल न्यूट्रिएंट्स गए तो भी दिक्कत, कम केमिकल न्यूट्रिएंट्स गए तो भी दिक्कत। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल बताया है ये यूट्रोफिकेशन का एग्जाम्पल बताया है। और एक क्या बोला है कि पानी में ना और एक खतरा रहता है। एक स्पीशीज है वाटर हाइसिन स्पीशीज, ये एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो अमेज़न बेसिन से लाया गया था। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्पीशीज है क्योंकि ये सबसे पहला इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, लवली पर्पल कलर फ्लावर। लेकिन अभी देखा जाए तो ये प्लांट बहुत ही ज्यादा दिक्कत पहुंचा रहा है, क्योंकि ये प्लांट इतना फास्ट बढ़ता है ना कि ये पूरे पानी को कवर कर लेता है। मतलब फिर से वही होगा, यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। पानी के ऊपर का लेयर अगर तुमने कवर कर दिया तो अंदर सनलाइट नहीं जाएगी, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स वैसे ही मरने लगेंगे। तो ये जो प्लांट है ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है और इसीलिए इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। आपको 2025 में क्वेश्चन आया था, द एक्वेटिक प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो कौन से प्लांट को हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं? इकॉर्निया स्पीशीज को। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेचुरल यूट्रोफिकेशन के बारे में मैंने अभी जस्ट ये बताया कि यूट्रोफिकेशन कैसे होता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? समझो हमारे पानी में कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी एक बहुत ही कम क्वांटिटी में है, मतलब हमारे इंडस्ट्री का पानी रिवर में जा रहा है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, पानी ज्यादा है और इंडस्ट्रियल केमिकल कम है, मतलब बहुत कम है। लेकिन इसको खाने वाले जू प्लैंक्टन जब इस पानी को खाएंगे तो हर एक जू प्लैंक्टन में ये केमिकल जा रहा है, यानी ये कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। जैसे जैसे हायर एनिमल्स इसको खाते जाएंगे इसकी क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेट होते जाएगी और ये मैग्नीफाई होता जाएगा, मतलब एक एक बूंद से ये डबल 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 होते जाएगा। तो कोई भी केमिकल जो मैग्नीफाई होते जाता है, द फिनोमिनन थ्रू विच सर्टेन पोल्यूटेंट्स गेट एक्यूमुलेटेड, यानी जमा हो जाना, तो इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सेम लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है और फ्लो चार्ट ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो। तो आपको यही फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, लेकिन आपको मछली नहीं बनानी है, आपको ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। नीचे वाटर लिखना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, फिर उसके बाद ऐसा इसको बॉक्स में डालो, फिर यहाँ पर लिखो जू प्लैंक्टन, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन, फिर इसको बॉक्स में डालो। तो ऐसा फ्लो चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स वगैरह की, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स तो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जो ना तो खत्म होते हैं और ना ही एक्सक्रीट होते हैं, तो उसके वजह से भी बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? एकदम से गरम गरम पानी अगर हमने पानी में डाल दिया रिवर में, मतलब तुम्हारी इंडस्ट्री से खौलता हुआ पानी निकला और सीधा वो पानी रिवर में गया, तो उसके वजह से क्या होगा? इतना हॉट वाटर के वजह से बहुत सारे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स इतना हाई टेम्परेचर नहीं अडेप्ट कर सकते। सीवेज वाटर रिड्यूस करने के लिए एक और मेथड डेवलप किया गया था, इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट, यानी इकोसान प्रॉब्लम, इकोसान सोल्यूशन। ये जो टॉयलेट्स है ये अलग अलग स्टेट्स में यूज किया जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पर बिना पानी के वॉशरूम यूज किया जाता है। मतलब आपने पॉटी किया, पॉटी करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आके वॉश करोगे, खुद को वॉश करोगे, फिर उसके, लेकिन जहां पॉटी किया है वहां वॉश नहीं करोगे, जहां पॉटी किया है उसको ढक दोगे, थोड़ा आगे आओगे, नीचे ना दो अलग अलग टंकी लगी होती है, यहाँ पे पॉटी जमा होता है, यहाँ पे आपका पानी जमा होता है। तो आपने पॉटी किया, पॉटी करने के बाद थोड़ा आगे खस के उसके बाद आपने खुद को वॉश किया, फिर उसके बाद जहां पे आपने पॉटी की थी, ये देखो ये गोल वाले होल में, वहां पर आप राख भर दोगे, जो अपनी लकड़ी की राख होती है ना, ऐश। तो वो ऐश भरने से क्या होता है, जो भी आपकी पॉटी है वो ड्राई हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो पॉटी नीचे डिकम्पोज होने लग जाती है। तो एक इकोसान टॉयलेट 6-6 महीने तक यूज किया जा सकता है। एक बार वो टॉयलेट भर गया तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है 9 महीने के लिए, ताकि अंदर जितनी भी पॉटी है वो सूख जाए और फिर उस पॉटी को फर्टिलाइजर के जैसा यूज किया जाता है। सो दिस इज इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर यूज किया जा रहा है। सीवेज वाटर को रीयूज करने के और भी अलग अलग तरीके हैं। अभी बहुत सारे टेम्पल्स और गुरुद्वारा और बहुत सारी जगहों पर मैंने भी खुद देखा है। दिल्ली हम लोग जब अभी गए थे तो एक गुरुद्वारा में हम लोग गए थे, वहां पर हमने क्या देखा था कि सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना है। सीढ़ी चढ़ने से पहले ना स्टार्टिंग में पानी का पंप चालू रहता है, थोड़ा थोड़ा ही पानी रहता है, पर वो पानी कंटिन्यू रहता है, ताकि आप जब चढ़ने जाओ तो आपके पैर ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएं और आप ऊपर जाओ, ताकि मंदिर भी गंदा ना हो और आपकी प्यूरिटी भी हो जाए, व्हाटएवर।
तो बहुत सारे टेम्पल्स में ये यूज किया जाता है, जहां पे पिलग्रिम्स वगैरह मतलब टेम्पल्स वगैरह में आपके पैर वगैरह वॉश करने के लिए वहां पर पानी का सिस्टम लगाया जाता है। इनफैक्ट वाटर रिसाइकल करने के लिए आरओ सिस्टम वगैरह भी डेवलप किया गया है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? अभी ऑफिस से, घर से, दुकानों से बहुत सारा कचरा निकलता है। हम कितना कचरा जलाएंगे? जितना कचरा जलाएंगे उतना एयर पोल्यूशन होगा, और सारे कचरे को तो नहीं जला सकते ना, कुछ कुछ कचरे को तो अपने को रीयूज करना पड़ेगा या खड्डे में भरना पड़ेगा। तो देखो, कुछ कचरों को जब हम खड्डे में डाल देते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सिटी से दूर कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर जमीन के नीचे खड्डा करके उस खड्डे में ये कचरा भर दिया जाता है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। लेकिन ये कचरा इतना ज्यादा होता है कि वो खड्डा 4 दिन में ही भर जाएगा। तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी आप कचरा फेंकते हो ना, तो उसमें से रद्दी वाले क्या करता है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग निकालता है, रिसाइकलेबल वेस्ट अलग निकालता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग निकालता है। तो एक्चुअली जो अपने कबाड़ी वाले या रद्दी वाले लोग होते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये लोग मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। प्लास्टिक फ्री रूल तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले बनाया था, लेकिन फिर से चालू हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, इट इज जनरेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में जो नया हाईफाई टेक्नोलॉजी आते रहता है, वो लोग वेस्ट बनाते हैं, और फिर ये वेस्ट अलग अलग कंट्रीज में, मतलब ये जो चीजें है, इसका जो कचरा है, ये अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये जो कचरा है, इसको हम रिसाइकल कैसे करते हैं? अपना जो भी कंप्यूटर है या मोबाइल है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें से कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, ये सब निकाल लिया जाता है। डेवलप कंट्रीज हैव फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में फैसिलिटी नहीं है, मैनुअली ये सब करना पड़ता है। तो मैनुअल पार्टिसिपेशन इज इन्वॉल्व, इसीलिए वर्कर्स जो है वो रोज टॉक्सिक केमिकल से एक्सपोज होते रहते हैं, क्योंकि निकल निकालना, आयरन निकालना, सिलिकॉन निकालना, ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, और इसके वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी हो सकता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एक्सप्लेन विथ रिस्पॉन्स टू विथ रेफरेंस टू गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड देयर सोर्सेज। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। बेसिकली जब हमारे एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन करती हूँ। ये अपना अर्थ है, अर्थ पे सनलाइट आती है, ठीक है, यहाँ पर अपने पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है। अब बेसिकली ये जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों का क्या काम होता है? ये पेड़ पौधे CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बराबर। तो जो सनलाइट हमारे अर्थ में आती है, इसमें से कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। अभी हो क्या रहा है, धीरे धीरे करके हम पेड़ पौधे कट कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, CO2 को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है, क्योंकि प्लांट्स हमने काट दिए हैं। तो धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर जो हीट आई थी, जो हीट फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज होने वाली थी, अब वही हीट CO2 के साथ बाइंड हो जाती है, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब जो धूप, जो गर्मी वापिस जाने वाली थी, ये गर्मी CO2 के साथ बाइंड हो गई, और ये अब अपने अर्थ पे ही अटक गई। तो इसके वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, और इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हीट के साथ बाइंड करने वाले कौन से केमिकल्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हीट के साथ बाइंड करता है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। इन सारे गैसेस के वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन आज के टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर 60 और 70 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। देखो, हमारे अर्थ पे जितनी भी सनलाइट आती है, उसमें से 1/4% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसमें से थोड़ी सी ही एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जितनी भी सनलाइट आती है ना, उस सनलाइट को भी अगर हमने ट्रैप कर लिया और रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी टेम्परेचर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दीज आर अवर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम धीरे धीरे ट्रीज काटते जा रहे हैं, ट्रीज काटने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ही हीट आपकी ट्रैप होते जाती है। ओके, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? देखो, ओजोन लेयर हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर वाले जोन में होती है, यहाँ पर हमारी ओजोन की लेयर है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाली, ये ओजोन का लेयर का क्या काम है? दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। अभी सन से आने वाली सारी रेडिएशंस अच्छी नहीं होती हैं, कुछ रेडिएशंस अच्छी होती है, कुछ रेडिएशंस टॉक्सिक होती है।
तो हमारे अर्थ में जब हम एसी वगैरह यूज करते हैं तो उसमें से जो सीएफसी रिलीज होता है, जो CO2 रिलीज होता है, ये सीएफसी मॉलिक्यूल बहुत ही बेकार और बहुत ही खतरनाक मॉलिक्यूल है। ये हमारे ओजोन की लेयर को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है पता है ये ओजोन की लेयर को? ये देखो, ये अपना सीएफसी मॉलिक्यूल है, इसमें से एक क्लोरीन निकला और वो ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। मतलब क्लोरीन विल बाइंड विद ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा और फिर ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ना होल होने लग जाता है, मतलब जहां पे भी सीएफसी जाता है वहां पे होल होने लग जाता है। और अगर यहाँ होल हो गया तो आपका सनलाइट सीधा अर्थ के अंदर आएगा और हार्मफुल रेडिएशन हमको देखे जाएगा। तो सन से आने वाली बहुत सारी लेयर्स हार्मफुल होती हैं। जैसे कि देखो, एक है UVB और एक है UVA। अभी UVB रेडिएशन के बारे में क्या बताया गया है, ये अर्थ में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है और यही रेडिएशन जो है जो ये वाली वेवलेंथ की है 280 to 322 नैनोमीटर्स, ये रेडिएशन हमारे डीएनए को डैमेज करती है, म्यूटेशन करती है, स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के स्किन कैंसर होते हैं, हमारी आंखें डैमेज हो जाती हैं। हाई डोज ऑफ UVB के वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है। तो हार्मफुल रेडिएशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये सब किसके वजह से हुआ? क्योंकि हमारी ओजोन लेयर में होल हो गया। ओजोन लेयर में होल किसके वजह से हुआ? सीएफसी की वजह से, क्योंकि सीएफसी का जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ओजोन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से ओजोन के पर्टिकुलर लोकेशन में होल हो जाता है। तो देखो, ये ओजोन डिग्रेडेशन कहाँ होता है? इट अकर्स वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द एंटार्क्टिक रीजन। एंटार्क्टिक वाला जो रीजन है वहां पे सबसे बड़ा होल बनता है और उस होल को बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, अभी एयर पोल्यूशन या फिर ओजोन को रिसाइकल करने के लिए बहुत सारे ट्रीटी साइन किए गए थे। तो उसमें से एक ट्रीटी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में साइन की गई थी। यहाँ पर ऐसा रेगुलेशंस बनाया गया था कि अभी से जो भी एसी और रेफ्रिजरेटर्स और जो भी बनेंगे वो सारे के सारे सीएफसी फ्री या फिर कम सीएफसी यूज करने वाले बनेंगे। ठीक है, और भी एफर्ट्स लिए गए जिससे कि नई नई जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जा रही है उनमें कम सीएफसी रखा जाए। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जंगल को काट देना। शुरू में हमारा फॉरेस्ट कवर 30% था, लेकिन धीरे धीरे ये फॉरेस्ट कवर 19% पे आ गया, क्योंकि 11% पेड़ पौधे हमने ऑलरेडी काट दिए। तो 1988 में जो इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, उन्होंने क्या रेकमेंड किया था कि हमको ये जो 19% पे आया है ना टोटल काउंट, ये वापस से 33% पर लेकर जाना है और 67% हिल्स पे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह जब हम काट देते हैं तो जानवरों का भी घर उनसे छीन लिया जाता है। डिफॉरेस्टेशन के अलग अलग रीजन होते हैं। लोग खेत को जला देते हैं, एक जगह पे स्टेबल एग्रीकल्चर नहीं करते। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन को रिस्टोर करने के लिए रिफॉरेस्टेशन किया जाता है। जहां पे झाड़ कट चुके हैं वहां पर फिर से नया प्लांट लगाया जाता है। तो सालुमारा थिमक्का नाम की जो लेडी थी, इन्होंने 385 बैनियन ट्रीज लगाए हुलिकल कुडूर के हाईवे में, और इन्होंने 8,000 से भी ज्यादा प्लांट्स लगाए हैं। ओके, एंड हर वर्क हैज बीन ऑनर्ड विद नेशनल सिटीजंस अवार्ड ऑफ इंडिया एंड शी वाज आल्सो कन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2019। ऐसे ही एक और ग्रेट पर्सनालिटी है मोईरंगथम लोहिया। इन्होंने अपनी जॉब वगैरह छोड़ के अपने लाइफ के 17 साल यूज कर दिए पुंशीलोक फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए। इन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं? 300 एकड़ फॉरेस्ट को इन्होंने फिर से नया जिंदा बना दिया। The forest has 250 varieties of plants including 25 varieties of bamboo। और अब ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एनिमल्स का भी घर बन चुका है। तो यानी इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा रिकवर कर लिया। केस स्टडी में आपको आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था अमृता देवी का चिपकू मूवमेंट। लोग जब झाड़ काटने आए थे तो कुछ बिश्नोई औरतों ने झाड़ को गले लगा लिया था और उन्होंने बोला था कि अगर तुमको झाड़ काटना है तो हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। फिर उन डिफॉरेस्टेशन करने वाले लोगों ने वो झाड़ को साथ साथ उन औरतों को भी काट दिया, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मोर्चा वगैरह निकला और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बने। तो ये सारा वही केस स्टडी है। मिशन हरित महाराष्ट्र में हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कसम ली कि हम बहुत सारा प्लांटेशन करेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया 1926। इसका नाम है हेलो फॉरेस्ट। इस हेलो फॉरेस्ट वाले टोल फ्री नंबर पे आप फोन करके बता सकते हो कि कहीं पर अगर इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ माई प्लांट्स करके एक ऐप भी बनाया गया था जिसमें सब डिटेल्स पता चलती है कि कौन से लोकेशन में कितने प्लांट हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2016 में इतने प्लांट्स लग जाने चाहिए, 2017 में इतने, और 2018 में इतने, और 2019 में इतने। अभी पूरा का पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक लोगों ने रिफॉरेस्टेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई।
ओके। और इसमें मियावाकी मेथड काफी ज्यादा यूज किया गया। तो यहाँ पर खत्म होता है अपना ये चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे पोल्यूशन वाला पार्ट, वो भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ नाम पढ़ के जाओ और पोल्यूटेंट्स का नाम पढ़ के जाओ बस। तो आई होप कि आपको पूरा वन शॉट सीरीज हेल्पफुल लगा होगा। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल यूज करो। वरदान बैच में लाइव सीईटी लेक्चर्स हो रहे हैं और यहाँ पर आपको 3-4 हजार एमसीक्यूज मिले हैं मॉक टेस्ट में, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले मैं महा मैराथन रिवीजन लेकर आऊं ऐसा सोच रही हूँ। अब मैं महा मैराथन लाऊं या ना लाऊं ये आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप लोग जितना ज्यादा इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस के नीचे कमेंट करोगे, उतना मैं सोचूंगी कि मुझे महा मैराथन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को ही लेक्चर नहीं चाहिए तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, है ना। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।